हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 4। आज का टॉपिक है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। क्या आपको याद है कि चैप्टर नंबर 3 में हमने एक टर्म यूज किया था, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब है किसी के बारे में एक धारणा बना लेना और उस धारणा के अकॉर्डिंग एक्ट करना। तो इससे होता क्या है कि जिसके बारे में हमने ये स्टीरियोटाइपिंग की है उस इंसान को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। स्टीरियोटाइपिंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के सोसाइटी में है जेंडर इनइक्वालिटी। आज की तारीख में 2023 पे हम देखते हैं कि चारों ओर वुमेन एंड मेन कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हर एक जगह पे वुमेन और मेन का इक्वल पार्टिसिपेशन है। एट द सेम टाइम कुछ कुछ जगहों पे तो वुमेन मेन से आगे भी हैं। तो हमको ये लगता होगा शायद कि आज की तारीख में जेंडर इनइक्वालिटी नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर क्या ये सच्चाई है, मगर ये आधी सच्चाई है। बाकी सच्चाई आपको ढूंढने पर मिलेगी। आज की तारीख में भी अगर आप घरों में जाएं, आज की तारीख में भी अगर आप सोसाइटी को ध्यान से देखें तो आपको जेंडर इनइक्वालिटी क्लियरली समझ में आ जाएगी। बचपन से ही बच्चों में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। लड़कियों को एक तरह के कपड़े, एक रंग के कपड़े, और लड़कों को दूसरे तरह के कपड़े और दूसरे रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। बचपन से ही लड़कियों को खेलने के लिए डॉल्स दी जाती हैं, जबकि लड़कों को खेलने के लिए बंदूकें और कार्स दी जाती हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, मगर इनका एक बहुत बड़ा मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है एक ग्रो होते बच्चे पर। हम बेसिकली उस बच्चे को उसके बचपन से ही सिखा रहे हैं कि लड़के और लड़की में अंतर होता है। ये अंतर बाद में जाकर बहुत सारी सिचुएशंस में हमको क्लियरली नजर आ जाती हैं। लड़कियां एक तरह की ही पढ़ाई करती हैं, जबकि लड़कों के लिए बहुत सारे स्ट्रीम्स ओपन हो जाते हैं। हम बचपन से ही लड़कों को बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, जबकि लड़कियों को घर के अंदर रखते हैं। वी आर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव फॉर द डॉटर्स, जबकि हम लड़कों के लिए उतना ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होते। मगर ये डिफ्रेंसिएशन जो है हर सोसाइटी में एक जैसा नहीं है। आपके बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 1920s में सोमोन आइलैंड्स की। सोमोन आइलैंड्स एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में है। तो वहाँ की घटना बताई गई है कि वहाँ पे बच्चे जो होते हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, वो थोड़े से बड़े जो बच्चे होते हैं करीबन 5-6 साल के, उनकी निगरानी में ही बड़े होते हैं। जो एल्डर्स होते हैं उनको अपना काम काज करना पड़ता है, तो छोटे बच्चों को 5-6 साल के बच्चे ही संभालते हैं। जब बच्चे 10 या 12 इयर्स के हो जाते हैं तो लड़के जो होते हैं वो बड़े लड़कों के साथ फिशिंग सीखते हैं, कोकोनट प्लांटेशन सीखते हैं और तरह तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि लड़कियों को तब भी छोटे बच्चों को संभालना होता है। लड़कियां करीबन जब 12-14 साल की हो जाती हैं तो उनको भी लड़कों की तरह ही बाहर की जो एक्टिविटीज हैं वो सिखाई जाती हैं। साथ ही और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1960s का फ्रॉम मध्य प्रदेश। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं। लड़कियों के स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वो स्कूल के अंदर है, प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है, जबकि लड़कों का जो प्लेग्राउंड है वो स्कूल से लगा हुआ एक प्लेग्राउंड है। लड़कियां जब स्कूल से घर वापस आती हैं तो उनको अनसेफ महसूस होता है, वो ग्रुप में चलती हैं, और लड़के जो हैं वो इधर उधर टहलते रहते हैं। लड़कियों को हमेशा ये डर सताता रहता है कि क्या पता कोई भी आके उनके साथ कुछ बदतमीजी कर जाए या कुछ उनको बोल दे, जबकि लड़कों को ये डर नहीं रहता। तो आप सिंपल इन दो एग्जाम्पल्स के जरिए समझ सकते हैं कि लड़के और लड़कियों की परवरिश जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से होती है। मगर इन जनरल अगर हम इंडिया की क्यों पूरे वर्ल्ड की ही बात कर लें तो लड़कियां जो है वो घर के अंदर तक ही सीमित रह जाती हैं। यहाँ पे और एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है इन पिक्चर फॉर्मेट। उस स्टोरी को भी आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक लेडी जब अपने घर पे काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क, तो उनके काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। सुबह सुबह उठकर उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, पूरे घर को संभालना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए खाना बनाना पड़ता है, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है।
अगर कोई मेड आती है घर पे तो उससे काम करवाना पड़ता है। सारा दिन वो अपना निकाल देती है घर के कामकाज में, घर को डेकोरेट करने में, घर को संभालने में, एल्डर्स की केयर में, साथ में अपने पति और बच्चों की केयर में। इन पूरे काम का कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं होता और कोई एंडिंग टाइम भी नहीं होता। इन लोगों को प्रॉपर रेस्ट भी कभी कभार नहीं मिल पाता, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। कभी कभार तो उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर पे पोछा लगाना, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करना पड़ता है। अब हिसाब से अगर देखें तो बचपन से क्या सिखाया जाता है कि फिजिकल लेबर जो है वो लड़कों को करना चाहिए, मगर यहाँ पे जो लेडी है वो घर पे इतना फिजिकल लेबर करती हैं, मगर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे उनके काम को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। लोग अज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि वो सारा दिन घर पे हैं इसलिए उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो इस स्टोरी के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि एक दिन अगर एक लेडी घर पे काम न करे तो उस घर की हालत क्या हो जाती है और उस घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी हालत क्या हो जाती है। और फिर आखिरकार उनको समझ में आता है कि इनके काम का इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के काम करने वाले लोगों की डिग्निटी का भी ख्याल नहीं रखा जाता। और एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ है ऑफ अ हाउस होल्ड हेल्प। हाउस होल्ड हेल्प मतलब जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं काम वाली बाई। उनका एक्सपीरियंस दिया हुआ है। वे एक बहुत रिच फैमिली में जो दिल्ली में रहते हैं उनके यहाँ पे काम करती थी, तो उनको कितना पुअर वर्क कंडीशन मिलता था। ठंड के समय भी उनको चप्पल नहीं पहने दिए जाते थे, उनके पैर कभी कभार फूल जाते थे ठंड के मारे। ठीक उसी तरह से उनको और जितने भी बाकी हाउस होल्ड हेल्प थे उनको भी सारा दिन काम करने पे भी प्रॉपर फूड नहीं दिया जाता था, उनसे प्रॉपरली बात तक नहीं की जाती थी। तो आखिरकार होता क्या है कि घर की औरतों को जो घर पे काम करती हैं उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है, मगर सोसाइटी के प्रेशर के मारे या फिर यूं कहें कि सोसाइटी के डर के मारे, स्टीरियोटाइपिंग के मारे ये चुपचाप सब कुछ सह लेती हैं। अब देखिए, कोई भी इंसान अगर काम करता है तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है एक सैलरी की। कोई भी इंसान अगर ऑफिस में जाकर काम करे, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, उसको एक सैलरी मिलती है। अब जो होम मेकर्स होते हैं यानी कि घर की जो महिलाएं होती हैं जो सारा दिन घर का काम करती हैं, उनको कौन पेमेंट करता है? उनका तो कोई सैलरी नहीं होता। एट द सेम टाइम घर पे जो हाउस होल्ड हेल्प्स होते हैं यानी कि काम वाली बाई होती है, उसका भी पेमेंट जो है वो काफ़ी कम होता है इन कंपैरिजन टू द वर्क दे डू, क्योंकि इन दोनों के काम के वैल्यू को बहुत कम करके देखा जाता है। इस चीज का और एक पहलू भी है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि एक ऑफिस में जब एक मैन और एक वुमेन सेम टाइप का काम करती है, सेम लेबर का काम करती है, फिर भी एक वुमेन को पेमेंट कम दी जाती है। यानी कि इन टोटल अगर देखा जाए जेंडर इनइक्वालिटी पेमेंट में भी है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये बोलता है कि एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, चाहे वो डिफरेंस जेंडर का ही क्यों ना हो, हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो हमको तो ये दिख गया कि इक्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो प्रॉपर इज्जत, प्रॉपर सम्मान भी नहीं मिल रहा है औरतों को। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? द फर्स्ट स्टेप इज गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। हर एक लड़की को पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है उसके फैमिली को, स्पेशली दोज गर्ल्स हु कम फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इन लोगों को बहुत सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं ताकि लड़कियां जो है वो पढ़ पाए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन फ्यूचर प्रॉपर होना इम्पॉसिबल है। अब जो लड़कियां पढ़ लिख जाए तो उनको नौकरी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वुमेन एम्प्लॉयमेंट का भी एक प्रोविजन रखा है। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि हर एक कंपनी को अ पर्टिकुलर नंबर और अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर कोई औरत काम पे जाती है तो उनके बच्चों का क्या होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी स्कीम्स और क्रेश सिस्टम्स शुरू किए हैं, जिसके ज़रिए बच्चों को इन जगहों पे सेफली रखा जा सकता है कि आराम से वुमेन जो है वो काम कर पाए।
अब हर एक वुमेन तो पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो हर किसी को तो ऑफिस में नौकरी नहीं मिल सकती। तो गवर्नमेंट ने एज अ फोर्थ मेजर बहुत सारे एनजीओज को इन्वॉल्व किया है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दीज टाइप ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन देयर स्किल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई का काम, डॉल मेकिंग का काम, मसाले बनाने का काम। इन तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया है, एनजीओज को इन्वॉल्व किया है ताकि वुमेन को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब गवर्नमेंट ने तो इतने सारे स्टेप्स लिए हैं, मगर सचमुच अगर इस जेंडर इनइक्वालिटी जैसे चीज़ को हम इंडिया से पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, तो चेंज हमारे सोसाइटी में और हमारे सोसाइटी के माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इससे खत्म हो जाता है हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। हम चले जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, add the statements given alongside true or false. Support your answer with use of an example. तो पहला है, all societies do not think similarly about roles that boys and girls play. ये एकदम सच है, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में ही किया था। आप सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको घर का काम करना है, और लड़कों को बाहर के काम करने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। मगर इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स होता है, लड़कियों को बाहर निकल के काम करना पड़ता है। चले आते हैं नंबर बी पर। आवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। ये तो कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रीजन ये है कि हम सोसाइटी की बात क्यों करें, हम तो घर से ही ये डिस्टिंक्शन शुरू कर देते हैं। एक लड़की हुई तो हम उसको टॉयज में डॉल देते हैं, उसके ड्रेसेस हम जानबूझकर पिंक सिलेक्ट करते हैं, और एक लड़का हुआ तो उसके टॉयज को हम जानबूझकर कार या फिर गन सिलेक्ट करते हैं, और जानबूझकर उसको ब्लू ड्रेस पहनने के लिए बोलते हैं। तो डिस्टिंक्शन जो है जेंडर का, वो हम घर से ही शुरू करते हैं, सोसाइटी की बात तो बाद में आएगी। Number C is women who stay at home do not work. Completely wrong. Actually, women who are at home, they are doing practically more work than men who are outside. चले आते हैं डी पर। The work that women do is less valued than that of men. This is absolutely true. अगर एक वुमेन घर के हाउस होल्ड का काम कर रही है, उसके काम को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता इन कंपैरिजन टू अ मैन हु इज वर्किंग इन अ ऑफिस। ठीक उसी तरह से अगर हम एक ऑफिस की बात कर ले जहां पे एक मैन और एक वुमेन दोनों सेम तरह का काम कर रहे हैं, फिर भी वैल्यू ज्यादा मैन के काम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क. Housework is physically demanding. Housework is time consuming. Write in your own words what is meant by the terms invisible, physically demanding, and time consuming. Give one examples of each based on household tasks undertaken by women in your home. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। टेक एन एग्जाम्पल, सुबह बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और उन्होंने जो कपड़े पहने वो कपड़े पूरी तरह से प्रेस हैं। अब ये जो कपड़े प्रेस करना है ये एक इनविजिबल वर्क है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्होंने जब कपड़े उठाए ये ऑलरेडी प्रेस किए हुए थे, तो ये लोग पूछेंगे भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि ये काम किया किसने, ये प्रेस किया किसने। तो इसलिए इसको इनविजिबल वर्क बोलते हैं, क्योंकि इस वर्क के पीछे कोई प्रेज, कोई भी तारीफ इन्वॉल्व नहीं है। एट द सेम टाइम ये वर्क जो है ये पूरी तरह से अनपेड है। आज अगर एक ड्रेस बाहर से प्रेस करवाने जाते हो तो मिनिमम 5 रुपीज़ लगता है, जबकि माँ ने जब ये ड्रेस प्रेस कर दिया और जब माँ हर एक दिन ये ड्रेस को प्रेस कर देती है, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। हाउ इट इज फिजिकली डिमांडिंग? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। हो सकता है कि किसी एक दिन माँ की तबीयत खराब है, या फिर हो सकता है कि किसी एक दिन बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए। तो ये जो कपड़े धोने का काम है, इट इज वेरी लेबोरियस, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये एक काम है जो फिजिकली डिमांडिंग है। इस तरह से घर पे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो फिजिकली डिमांडिंग है। टेक अनदर एग्जांपल, गांव की तरफ कभी कभार क्या होता है कि लड़कियों को या घर की औरतों को दूर दूर से पानी ढो के लाना पड़ता है। So this is obviously a physically challenging work.
हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग। आपने अपनी माँ को तो डिनर का मेन्यू थमा दिया, मगर ये मेन्यू प्रिपेयर करने के लिए आपकी माँ को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत सारी सब्जियाँ या बहुत सारे मसाले या बहुत सारी बाकी चीज़ें हो सकती हैं, उनको लाना पड़े बाज़ार से। एट द सेम टाइम उन चीज़ों को प्रॉपरली धोना, काटना, पीसना, इन सब चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉयज एंड गेम्स दैट बॉयज टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स। If there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is so? Does this have any relationship to the roles children have to play as adults? एक सिंपल लिस्ट की बात करते हैं। लड़कों को दिया जाता है गन, लड़कियों को दिया जाता है डॉल। ऑब्वियसली लड़कों को गन देने का मतलब ये है कि आप में फिजिकल पावर है, आप हिम्मत वाले हो, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो, आपको घर के बाहर जाके सबकी रक्षा करनी है। मे बी कल बात परसों आप आर्मी में जा सकते हो। ऑन द ऑपोजिट साइड, लड़कियों को जो डॉल दिया गया, इसका मीनिंग ये होता है कि आप में केयरिंग नेचर बाय बर्थ है। आप चीज़ों को संभाल सकते हो, आप घर संभाल सकते हो, आप बच्चों को संभाल सकते हो। तो कल बात परसों बड़े होकर आप चाहे कुछ भी करो, आपको अपना घर प्रॉपरली संभालना पड़ेगा, वही आपकी मेन जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे एक अंतर देखिए, लड़कों को कभी ये नहीं समझाया जाता कि आपको भी अपने घर के कामों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एट द सेम टाइम लड़कियों को ये नहीं समझाया जाता कि आर्मी या कोई भी डिफेंस फोर्स, वहाँ पे लड़कियों का भी एंट्रेंस, लड़कियों का भी दाखिला होना उतना ही पॉसिबल है जितना एक लड़के का। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि टॉय के जरिए हम दोनों की मेंटालिटी में बचपन से ही डिफरेंस तैयार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो लड़कियों को इंडोर गेम्स खेलने के लिए बोला जाता है या फिर कोर्ट गेम्स खेलने के लिए बोला जाता है, जबकि लड़कों को प्लेग्राउंड पे जो गेम्स हैं या एथलेटिक्स हैं उसके लिए प्रोत्साहन किया जाता है। ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि लोग जो हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि लड़कियां जब बड़ी होती हैं जनरली वो अपना गेम्स में इंटरेस्ट लूज कर जाती हैं, क्योंकि उनको उतने सारे ऑप्शंस बचपन से नहीं मिलते इन इंडोर गेम्स एंड कोर्ट गेम्स। और लड़के जो होते हैं उनको गेम्स में इंटरेस्ट होती है, तो इससे हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4। इफ यू हैव समवन वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस और लोकेलिटी, talk to her and find out a little bit more about her life. Who are her family members? Where is her home? How many hours does she work? How much does she get paid? Write a small story based on these details. तो ये तो आपको खुद से करना है। मेन मोटिव है इस क्वेश्चन का आप में ये जागरूकता पैदा करना कि किस तरह से डोमेस्टिक हेल्प को एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारे सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज कि उनके काम को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनका काम इक्वली इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक अ पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस, मगर चूंकि ये काम घर पे ही हो जाता है इसलिए इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमको लगता है कि ये कोई काम ही नहीं है, जबकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये काम ऑफिस के काम से ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इससे ख़त्म हो जाता है चैप्टर नंबर 4, जो बात करती है जेंडर इनइक्वालिटी की, जो बात करती है कि कैसे चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से एज वेल एज सोसाइटी की तरफ से होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी। अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए अगले सेशन के वीडियो तक। टिल देन कीप लर्निंग।